तो स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 12, जिसमें हम भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया को समझने वाले हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, किन किन लोगों का इसमें सहयोग था और भारतीय संविधान में पढ़ने में कितना समय लगा था। तो भारतीय संविधान के बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो एक नए युग की शुरुआत, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और किन किन लोगों का इसमें सहयोग रहा और इसमें समय कितना लगा भारतीय संविधान को निर्माण करने में, और इस भारतीय संविधान का हमारे जीवन में महत्व क्या है, तो वह सब कुछ इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं भारतीय संविधान का अर्थ। तो भारतीय संविधान का अर्थ क्या होता है, भारतीय संविधान क्या है आखिरकार। तो भारतीय संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसकी सहायता से हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चला सकते हैं। अब भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। अब संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, एक ऐसा कानूनों का संग्रह है जिसकी सहायता से हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चला सकते हैं कि कैसे कानून बनेगा, कैसे देश चलेगा और कौन कौन से कानून उसमें लागू किए जाएंगे। तो संविधान क्या है, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था को हम चला सकते हैं। एक एक नियमों कानूनों का एक संग्रह है, एक किताब है जिसकी सहायता से हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था को हम चला सकते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण में जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इसका निर्माण करने में इतना इसका समय लगा था। इसमें कुल 11 सत्र और 165 बैठक बुलाई गई थी। अब इसमें जो कुल 11 सत्र और 165 बैठकें बुलाई गई थी, मतलब इतनी समिति बुलाई गई थी, तब जाके भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसे 26 जनवरी 1950 में संपूर्ण देश में से लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान लिखित दस्तावेज है जिसकी सहायता से देश की शासन व्यवस्था को हम चला सकते हैं। अब संविधान निर्माण के समय और वर्तमान समय, भारतीय संविधान के समय में कौन कौन से अनुच्छेद रहे होंगे, भाग रहे होंगे और वर्तमान में क्या क्या है वो देखेंगे। तो अनुच्छेद 395 जो कि संविधान सभा के समय था, लेकिन वर्तमान में 19/400 जो कि 65 रहा। संविधान जो कि संविधान निर्माण के समय भाग 22 में थे, लेकिन अब भाग 25 में है। अनुसूचियाँ 8 थी तो वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हैं। तो इस प्रकार से जो कि संविधान निर्माण के समय अनुच्छेद 395 और वर्तमान अनुच्छेद 465 और भाग 22, तो वर्तमान में भाग 25। अनुच्छेद जो कि संविधान निर्माण के समय अनुच्छेदियाँ 8, तो वर्तमान समय में अनुच्छेद जो कि 12, अनुसूचियाँ 12। तो इस समय जो कि वर्तमान में और संविधान निर्माण के समय जो कि अनुच्छेद और अनुसूचियाँ रही हैं, तो काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हुई है अनुसूचियों में और अनुसूचियाँ में और अनुच्छेदों में, तो काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो संविधान निर्माण के समय कुछ और था और वर्तमान समय में कुछ और ही थी। ठीक है, तो आइए आज हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मतलब कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसको हम संविधान को पहचान सकते हैं। तो पहली विशेषता लिखित व विस्तृत संविधान। तो लिखित व विस्तृत संविधान का मतलब क्या होता है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है और एक बहुत बड़ा संविधान है। लिखित व विस्तृत संविधान मतलब भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और बहुत ही विस्तृत संविधान है। दूसरा, कठोर व लचीले का मिश्रण। अब कठोर व लचीले का मिश्रण क्या होता है कि हमारा संविधान बहुत ही कठोर है और लचीले का भी मिश्रण है। मतलब ऐसा कि भारतीय संविधान को ना तो बदल सकते हैं और ना ही इसको पूरी तरह से मिटा सकते हैं। तो कठोर और लचीलेपन का समन्वय इस प्रकार से कि इसको पूरी तरह नहीं बदला जा सकता। इसमें कुछ नियम कानून एवं इसमें संशोधन करके इसमें जोड़े जा सकते हैं, कुछ कानून सुधारे जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान जैसे कि हमारे जीवन जीने के जो भी अधिकार जो कि प्राप्त है हमें, वही सब कुछ संविधान से ही दिए गई। जैसे कि हमारे खाने की स्वतंत्रता, पीने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कानून के प्रति कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता, कानून से मदद मांगने की स्वतंत्रता, जो कि हर चीज़ मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। तो मौलिक अधिकार जो कि भारतीय संविधान द्वारा जो हमें प्राप्त हुए हैं, तो उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकते हैं। हमारा जो अधिकार है तो वह हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की जाए तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो कि हमारे भारतीय संविधान की जो कि संघात्मक शासन व्यवस्था है, मतलब कि हमारा जो भारत एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत देखा जा सकता है। और संसाधमक, जैसे कि संसद द्वारा एक शासन की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के लिए, जिसके कारण पूरा भारत देश चल सके। 5वां, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था।
अब स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की बात की जाए तो हमारा भारत देश में जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब जो न्यायालय है एकदम से स्वतंत्र है। किसी की कोई जो कि अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ जा सकता है, उसको न्याय मिलेगा। तो हमारे भारत देश की जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। छठवां, उधार का थैला। अब भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है उधार का थैला। तो उधार का थैला क्यों है? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान जब निर्माण हुआ था तो कई सारे देशों से अलग अलग नियम कानून लिए गए थे, विभिन्न प्रकार के तत्वों को लिया गया था, जिसके कारण भारतीय संविधान को हम उधार का थैला भी कहते हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं तो उधार का थैला भारतीय संविधान को कहते हैं। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखित व विस्तृत संविधान, कठोर व लचीले का भी मिश्रण, तीसरा मौलिक अधिकारों का प्रावधान, चौथा संघात्मक शासन की व्यवस्था और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था और उधार का थैला। तो भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं जिससे हम भारतीय संविधान को पहचान सकते हैं इस विशेषताओं के कारण। तो यह जो कि विशेषताएं हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो अधिकार हैं जो कि हर व्यक्ति को जीवन जीने के जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिससे कि वह अपना जीवन अपने अधिकार के अनुसार जी पाए और उसका कोई हनन ना कर सके। अगर उसका कोई हनन करता है तो उसको न्यायालय में जा सकता है। तो अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा सके और उसको अच्छे से देख सकें और समझ सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो उथल पुथल का दौर। तो उथल पुथल का दौर का मतलब क्या होता है? तो भारतीय संविधान को उथल पुथल का दौर। अब उथल पुथल का दौर क्या होता है? तो संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आरक्षों का क्षण भी था और भीषण मोह महा भी था। अब भारतीय संविधान से पहले जो कि पहले का जो साल था काफ़ी उथल पुथल था। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उससे पहले काफ़ी जो कि हिंसा हुई थी, उथल काफ़ी दिक्कतें आई थी भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। दूसरा, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया था, किंतु उसके साथ ही इसका विभाजन भी कर दिया गया था। भारतीय संविधान 1947 में आज़ाद तो कर दिया गया था, लेकिन उसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान का भी विभाजन हो गया था। तीसरा, लोगों की स्मृतियों में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था और जो ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे व्यापक जन आंदोलन बना। तो लोगों की स्मृतियों में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था और ब्रिटिश राज के खिलाफ सबसे व्यापक जन आंदोलन बना। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किए गए प्रयास लोगों को बखूबी याद थे। मतलब विदेशी जो कि सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जो कि लड़ाई लड़ी थी वो अभी तक लोगों को याद थी। तो वो भी अभी तक याद थी। तो विदेशी सहायता से सशस्त्र पाने के लिए तो सुभाष चंद्र बोस ने जो लड़ाई लड़ी थी वो भी अभी तक लोगों को काफ़ी याद थी कि हमारे देश के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी सहयोग दिया है। अब पाँचवा, 1946 के वसंत में मुंबई और अन्य शहरों में रॉयल इंडिया नेवी सहाय भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। 1940 के दशक में आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मंजूरी और मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। अब 1940 के दशक में आखिरी सालों में देश के जो विभिन्न भागों में मजदूरों और जो कि किसानों के भी आंदोलन हो रहे थे। सातवां, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की धार्मिक एकता को बढ़ावा देने में असफल रही। कांग्रेस और मुस्लिम की जो कि धार्मिक एकता हुआ करती थी उनको धार्मिक एकता में नहीं ला पाई सरकार। 8 अगस्त 1946 में कोलकाता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तर और पूर्वी भारत में जो कि साल भर तक चलने वाले दंगे, फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया। अगस्त 1946 में कोलकाता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाले दंगे, फसाद और हत्याओं का जो कि लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। 9वां देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्यात लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। मतलब क्या हुआ था, जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो कई सारी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ा था भारत को, क्योंकि भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर 2 भागों में बढ़ गया था, जिसके कारण काफ़ी हिंसात्मक घटनाएं होने लगी थी। तभी भारतीय संविधान का निर्माण भी चालू हो गया था। तो उस समय काफ़ी मुश्किलें और दिक्कतों का सामना करना पड़ा था भारत को। संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? टॉपिक हमारा संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा एक प्रकार की जो कि सभा हुई थी जिसमें कई सारे सदस्यों ने मिलकर संविधान सभा का निर्माण किया था और उनके सदस्यों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया था।
अब संविधान सभा का निर्माण जो कि इसमें जो कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मत अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। अब संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मत अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि 1945-46 की सदियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए और इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। 1945-46 में सदियों में भारत में के प्रांतों में चुनाव हुए और इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें भी मिली। अब नई संविधान सभा की कांग्रेस प्रभावशाली थी और प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश जो कि आरक्षित सीटें मिली। तो मुस्लिम लोगों को अधिक से अधिक सीटें प्राप्त हो गई थी। भारतीय संविधान की सभा के अनुसार जो चुनाव हुए थे उसके अनुसार मुस्लिम को सबसे ज़्यादा अधिक सीटें प्राप्त हुई थी। चौथा, लेकिन मुस्लिम लीग ने संविधान का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान बनाकर उसके पाकिस्तान की मांग की। अब उसने क्या किया, एक नए संविधान की मांग की मुस्लिम लीग ने, क्योंकि संविधान सभा में जो सदस्य थे मुस्लिम लीग के, तो उन्होंने अलग संविधान की मांग की अपने भारत पाकिस्तान के लिए। शुरुआती में समाजवादी भी संविधान सभा से दूर रहे क्योंकि वह उसे अंग्रेजों की बनाई गई संस्था मानते थे। शुरुआत में समाजवादी पार्टी थी वह भी अलग रही क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने बनाई गई संस्था थी वो। छठवां, इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% जो कि सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। अब इन सभी कारणों की वजह से संविधान सभा में जो सदस्य हुआ करते थे अधिकतर 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य बने हुए थे। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनों से प्रभावित होती थी। जो टॉपिक है हमारा, संविधान सभा से हुई चर्चाएं जनों से प्रभावित होती थी। जो मतलब संविधान सभा में जो भी चर्चाएं चलती थी वे लोगों द्वारा सुनी गई, उनसे प्रभावित हुई थी। तो संविधान सभा में भी चर्चाएं जन से भी प्रभावित थीं। जनता द्वारा जो भी कहा गया वो संविधान में उचित चर्चाएं चलती नहीं थी। किस लोगों को क्या चाहिए, कैसे संविधान चाहिए, तो उनके अनुसार जो कि संविधान सभा में भी चर्चाएं जन से प्रभावित होती नहीं थी। दूसरा, जब संविधान में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों में दलीलें अखबारों में भी छप जाती थी। तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। तो जब संविधान सभा में कोई बहस होती थी किसी मुद्दे को लेकर, किसी कानून को लेकर के, नए नियमों को लेकर के संविधान सभा में जो भी बहस होती थी तो वह बहस जो कि दलीलें अखबारों में छप जाती थी। तीसरा, सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। अब सामूहिक सहभागिता मतलब मिलकर एक कमेटी बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते कि जनता क्या चाहती है। चौथा, कई भाषाएं अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा भी मांग करती थी। तो कई सारी ऐसी भाषाएं थी जो अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की भी मांग करती थी। पांचवा, धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते थे और सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। अब लोग क्या करते थे, धार्मिक मामलों में अपना आरक्षण चाहते थे, सरकारी नौकरियों के लिए भी आरक्षण चाहते थे अल्पसंख्यक वर्ग। अगला टॉपिक है संविधान निर्माण में 6 सदस्यों की भूमिका। तो संविधान निर्माण में 6 सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफ़ेद गहरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। तो नेहरू जी ने भी एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। साथ ही यह भी उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था कि हमारा भारत तिरंगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो दूसरे जो कि वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारतीय संविधान निर्माण में काफ़ी रहे हैं, तो वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से पद के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में खास और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच भी इस सहमति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वल्लभ भाई पटेल मुख्य रूप से जो कि पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों की प्रारूप लिखी, वो भारतीय संविधान के निर्माण में जो कि एक सदस्य बनकर रहे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की जो कि सभा के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अध्यक्ष थी। सभा में चर्चा सही दिशा में चल रही उनकी जिम्मेदारी थी। मतलब संविधान सभा के जो अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनके अनुसार संविधान को सही दिशा में ले जाना ही उनका कार्य था।
अब जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी संविधान सभा के निर्माण करता के जो कि कार माने जाते हैं। तो भारतीय संविधान सभा की जो कि डॉक्टर अम्बेडकर ने विधि मंत्री का पद संभालते हुए संविधान की प्रारूप में समिति के अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें काम करना पड़ा। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो कि विधि मंत्री का पद संभालते हुए उन्होंने भारतीय संविधान प्रस्ताव की प्रारूप में समिति के भी का मतलब उन्होंने कार्य किया। अब गुजरात के जो एम मुंशी और मद्रास के अली कृष्ण स्वामी अय्यर दोनों ने ही मिलकर संविधान सभा के प्रारूप में पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए कि ऐसा संविधान होना चाहिए प्रारूप में समिति पर, और प्रारूप में समिति के जो कि अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर माने जाते हैं। तो इस प्रकार जो कि कृष्ण गोस्वामी अय्यर दोनों ही ने ही संविधान के प्रारूप में पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अब बी.एन. राव एक प्रशासनिक अधिकारी थे। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र किए। अब सर बी.एन. राव जो कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण सलाहकार थे, क्योंकि उन्होंने कई सारे देशों के संविधान राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य अध्ययन किया था, और उसके पश्चात उन्होंने संविधान में जो कि एक प्रमुख सलाहकार का कार्य भी किया। उन्होंने दूसरे अधिकारी एस.एन. मुखर्जी ने उनकी भूमिका योजनाकार की थी, और मुखर्जी जटिल प्रस्ताव को स्पष्ट भाषा में व्यक्त करने की भी क्षमता रखते थे। तो मतलब जो अधिकारी हुआ करते थे मुखर्जी, तो उन्होंने भी उस जटिल भाषाओं को समझने का प्रयास करते थे और फिर भारतीय संविधान में उसको निर्माण करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। तो इस प्रकार से जो कि बी.एन. राव महत्वपूर्ण सलाहकार भी रहे हैं भारतीय संविधान के। उद्देश्य प्रस्ताव का था मतलब कि भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, पर जो कि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के लिए एक उद्देश्य सामने लाए थे, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हमारा संविधान का निर्माण करना है। तो हमने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया किस प्रकार संविधान का निर्माण होगा। यह एक ऐतिहासिक प्रभाव था जिसमें स्वतंत्र भारत की संविधान की मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत की संविधान की मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था कि इसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि इनके ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को कि हमारा संविधान का निर्माण ऐसा होगा, और इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का निर्माण भी किया जाएगा, उसके कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हम आने वाले भविष्य के लिए भारतीय संविधान का निर्माण कर सकें। तो इस प्रकार से जो कि उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और संविधान की मूल रूपरेखा रखी कि इस प्रकार से हमारा भारतीय संविधान का निर्माण होगा। फिर इसमें भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व गणराज्य की घोषणा किया गया था। मतलब इसमें भारत को एक स्वतंत्र, संपन्न और पूर्ण जो कि स्वतंत्रता घोषणा की गई थी कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र गणराज्य भी है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान खुद का एक संविधान है। चौथा, नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया, और वह एक वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्ग, एक दलित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव किए जाएंगे। तो नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता आश्वासन दिया जाएगा, लोगों के लिए न्याय किया जाएगा, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाएगा और संघात्मक प्रभाव किए जाएंगे कि जो हमारे पिछड़े लोग हैं, भाई बहन हैं, उन सबको भी एक संरक्षण दिया जाएगा, उनको भी रहवास दिया जाएगा, घर दिया जाएगा। अब सोमनाथ लहरिया तो सोमनाथ लहरिया की बात की जाए तो यह जो कि संविधान सभा की कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लहरिया को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्य का साया दिखाई देता था। अब संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य थे जहाँ सोमनाथ, तो उनको संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्य का जो कि साया दिखाई दिया, संविधान पर ब्रिटिश साम्राज्य का साया दिखाई देता था। दूसरा, 1946-47 की ठंड में जब संविधान में चर्चा चल रही थी कि तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चल रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में भी करना पड़ता था। क्या था कि 1946 और 47 की ठंड में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार जो कि अंतरिम सरकार शासन तो चला ही रही थी, परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में भी करना पड़ता था। तीसरा, लहिड़ी ने
अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई और वह अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। अब चूंकि उन्होंने बताया था कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वह अंग्रेजों की योजना का साकार करने का काम कर रही है। चौथा, उन्होंने सदस्यों तथा आम साथियों में से आग्रह किया कि साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करिए। मतलब इन्होंने बताया कि भारतीय संविधान से आग्रह किया कि आप लोग खुद की एक मतलब कमेटी बनाओ, उसकी कमेटी में ना जाओ। तो पृथक निर्वाचन की समस्या, पहला टॉपिक है जो कि प्रथम निर्वाचन की समस्या क्या थी कि पहला चुनाव कैसे किया जाए। तो पहला चुनाव कैसे किया जाए, वो जो कि पहली समस्या थी। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना, सबसे पहले एक निर्वाचन क्षेत्र करना जहाँ पर चुनाव कराया जा सके, और तो एक निर्वाचन की समस्या हो रही थी उस समय। तो सबसे पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना, कहाँ पर चुनाव कराया जाए। 1919 में इसका विस्तार किया गया था। अलग अलग समुदाय के लोग अपने अलग अलग प्रतिनिधि चुन सकते थे। मतलब कि एक संविधान निर्वाचन की समस्या का सबसे प्रावधान था कि सबसे पहले पृथक निर्वाचन क्षेत्र चुनना जहाँ पर चुनाव किया जा सके। फिर 1919 में इसका विस्तार किया गया और से बड़ा किया गया। अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर गए और अपने अपने नेता को चुना एवं चुनाव प्रारंभ कर दिया गया था कि हर व्यक्ति अपने अनुसार अपनी व्यक्ति को चुन सके, अपने नेता को चुन सके जो कि उनके राज्य के लिए उत्तरदायित्व हो, उसकी राज्य की देखरेख करे, उसकी राज्य की समस्याओं को दूर करे। तो एक अलग अपना प्रतिनिधित्व चुनना, तो उस समय जो कि निर्वाचन की समस्या को भी दूर किया गया था। इस प्रकार से उस समय जो कि समस्या थी उसको निर्वाचन किया गया, लोगों के प्रति उनको खुद के लिए एक लीडर चुन सकें, तो उसके लिए भी ये किया गया था। बी पोकर बहादुर, तो बी पोकर बहादुर पहला जो कि 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन को बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन को बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भी भाषण दिया कि हम किस तरीके से जो कि एक निर्वाचन को बनाए रख सकते हैं। दूसरा, बहादुर ने कहा था कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। अब बहादुर ने कहा है कि अल्पसंख्यक जो कि हर जगह होते हैं, हम चाह कर भी उन्हें नहीं हटा सकते, उनको हमें आरक्षण देना होगा, रहवास के लिए घर भी देना होगा। तीसरा, हमें ज़रूरत एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी और औरों के साथ सदैव के साथ जीतेंगे और समुदाय के बीच मतभेद कम हो सके। मतलब हमें ज़रूरत है ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके भीतर अल्पसंख्यक भी की औरों के लिए मतलब उनका सहयोग किया जा सके अल्पसंख्यक के लिए। चौथा, देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचन के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता था। उन्हें लगता था कि मुसलमानों की भलाई की बात केवल एक ही मुस्लिम नेता ही कर सकता है। तो इस प्रकार से जो कि देश के शासन में मुसलमानों की आर्थिक हिस्सेदारी भी रही थी उस समय। निर्वाचन के अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था कि कैसे हम निर्वाचन करें। लोग खुद अपने नेता को चुने, खुद अपने लीडर को चुने कि वो अपने राज्य की देखरेख कर सके, उनकी मुसीबतों का सामना कर सके। तो लोगों को द्वारा खुद ही चुने गए। तो बी पोकर बहादुर के द्वारा किए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गई। तो वहाँ के जो राष्ट्रवादी थे ज़्यादातर भड़क गए इस बयान की वजह से। इस बात को सुनकर के ज़्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की ही चल रही है। तो कुछ लोगों को यही भी लगा था कि जो लोगों को बांटने की जो प्रथा है, जो कि उस समय निर्वाचन की एक व्यवस्था है जिसके कारण लोग बट जाएंगे, लेकिन बट ऐसा नहीं था। आरबी जो कि धुलेकर कौन थे, तो आरबी जो कि धुलेकर भी एक प्रकार के जो कि नेता हुआ करते थे उस समय। तो आरबी भूलेकर बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर भी अपना खेल खेला, इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें फुसला लिया। अब इस आदत को छोड़ दो तो अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। तो आरबी भूलेकर बहादुर को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेल दिया और इसकी आड़ में उन्होंने फुसला लिया और अब आदत छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। तो मतलब इन्होंने यह कहा था कि अब अंग्रेजों ने तुम्हें पहले तो अपने कब्जे में कर लिया, मतलब अपने
उसमें फंसा लिया, लेकिन अब तुम उसको भूल दो, अब तुम्हें कोई नहीं छेड़ सकता। अब निर्वाचन है ना, तो निर्वाचन के अनुसार अब तुम खुद अपना नेता चुनो और खुद के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने राज्य के लिए खुद का नेता चुनो जो कि तुम्हारे भला कर सके। अब सरदार पटेल जी ने कहा है कि पृथक निर्वाचन, पहला निर्वाचन एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति को समा चुका है। मतलब कि सरदार पटेल ने कहा था कि प्रथम निर्वाचन एक ऐसा विषय है जो कि हमारी पूरी जनता को, पूरी राजनीति को समा चुका है। उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी जिनकी एक ऐसे समुदाय को दूसरे समुदाय से बढ़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े कर दिए, रक्तपात को जन्म दिया और देश के विभाजन का भी कारण बनी। उनकी यह राय एक ऐसी मांग थी जिनकी एक समुदाय को दूसरी समुदाय के प्रति भड़का दिया, एक समुदाय के दूसरी प्रति समुदाय भड़का दिया और रक्त को जन्म दिया, मतलब भेदभाव होने लगा, खून संहार होने लगा। तीसरा, पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? तो अगर चाहते हो तो उसे फहराना छोड़ दो। अब पटेल ने कहा कि तुम इस देश में शांति चाहते हो तो इसे, इन अफवाहों को फैलाना खत्म कर दो, छोड़ दो इन अफवाहों को। अब गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। अब गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया था कि यह प्रस्ताव जो तुम लेकर आए हो न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। उनका कहना था कि यह आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, उन्हें कमज़ोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। तो उनका यह कहना था कि आत्मघाती मांग है, जो कि यह मांग जो कि आत्मघाती अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग अलग कर देगी और कमज़ोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी नहीं मिल पाएगी। तीसरा, सारे मुसलमानों की पृथक निर्वाचन की मांग के समर्थक में नहीं थे कि उदाहरण के लिए बेगम इजाद रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचन का आत्मघाती साबित होगा और इससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की संख्या भी घट जाएगी। तो कई मतलब ऐसे व्यक्तियों ने, नेताओं ने भी इनका काफ़ी विरोध किया कि निर्वाचन नहीं होना चाहिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली बहुत ही खतरनाक प्रणाली, जिसके कारण अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोगों के बीच खतरा मंडराएगा, एक दूसरे से लड़ बैठेंगे। तो इस पद्धति का काफ़ी लोगों ने विरोध किया, प्रथम निर्वाचन प्रणाली का काफ़ी लोगों ने विरोध किया, जिसके कारण भारत में भी भेदभाव होने लगा। तो इस प्रकार से जो कि काफ़ी हद हो गई थी प्रथम निर्वाचन प्रणाली की, क्योंकि इसमें भेदभाव चलता ही रहा था, अलग अलग लोगों की अलग अलग मांग हुआ करती इस प्रणाली के द्वारा। लेकिन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो नहीं माने थे और उन्होंने प्रथम निर्वाचन प्रणाली को लाए थे, प्रस्ताव रखा था और उन्होंने प्रथम निर्वाचन प्रणाली को आगे बढ़ाया था। एनजी रंगा, जो कि किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एक एनजी रंगे ने अपनी अपील की कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। अब किसान जो कि आंदोलन के नेता, समाजवादी विचारों वाले एनजी रंगा ने अपील किया है कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। और दूसरा, रंग की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले लोग थे। अब रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे हुए कुचले लोग हुआ करती थी। तीसरा, उनका कहना था कि अधिकारों को लागू करने का प्रभाव इंतजाम नहीं किया जाएगा जब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि उनके पास जीने का पूर्ण रोजगार का अधिकार आ गया है। अन्य सभा कर सकते हैं, कि सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और उसके पास अन्य नागरिक स्वतंत्र हैं। मतलब इन्होंने ये कहा था कि जब तक नहीं ये किया जा सकता, जब तक कि गरीब लोगों का इंतजाम ना किया जा सके, उन्हें जीने के लिए रोजगार का अधिकार ना मिल सके, तो ऐसे अन्य सभा कर सकते हैं और सम्मेलन भी कर सकते हैं। चौथा, रंगा ने कहा है कि उन्हें सहारे की ज़रूरत है और उन्हें एक सीढ़ी चाहिए।